मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाएं, जैसा आप देख रहे हैं कि इस समय चुनावी तर्क वितर्क भी चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है, तो अगर हम क्षेत्र की तरफ जाते हैं, खास तौर पर जहां पर आज हम देखते हैं कि कोयलांचल जो नगरी है हमारी, जे.एंड.के एरिया खास तौर पर, और जे.एंड.के के साथ अनूपपुर ज़िले में, जैसे कि आपको पता है कि कोतमा विधानसभा क्षेत्र, जहां पर कई सारी कोयले की खदानें हैं, और उसी कोयले की खदानों की वजह से आज ये क्षेत्र कहीं ना कहीं पर जीवित है। लेकिन आज यहाँ पर बड़ी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं, धीरे धीरे पलायन होता जा रहा है, मजदूरों के लिए समस्याएं हैं, और व्यापार में भी जो है तो काफ़ी जो है हद तक देखा जा रहा है कि गिरावट होती है धीरे धीरे, क्योंकि क्षेत्र भी खाली होता जा रहा है। तो आज हमारी इस खास चर्चा में, अब इनका परिचय मैं अगर बताना भी चाहूँ तो शायद मेरे हिसाब से कम होगा, क्योंकि नाम और जान पहचान के मोहताज नहीं है। तो ये हमारे साथ आज सुनील चौरसिया जी हैं। थोड़ा सा परिचय भी दे देता हूँ। आरटीआई एक्टिविस्ट भी रह चुके, और यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में इससे पहले भी, और आज वर्तमान में डूमर कछार नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। सुनील जी, मैं छोटा सा मेरा एक सवाल है कि सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि आप बतौर कितने बार रहे, और आरटीआई एक्टिविस्ट रहते हुए आप क्षेत्र के बारे में कितना जान पाए यहाँ पर? नर्मदे हर, माँ नर्मदा की कृपा आप सब पे बनी रहे। हम सबका सौभाग्य है कि हम माँ नर्मदे की उद्गम स्थली के ज़िले में निवास करते हैं। आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और बहुत सारी खुशहाली आए। जैसा आपने कहा कि चुनाव जनप्रतिनिधि का आपने कब लड़ा, कैसे लड़ा, तो मैं लगभग 1995 से पत्रकारिता में हूँ, और एक वर्ष बाद ही मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी ज्वाइन किया, लगभग 96 में। बहुत सारे दौर जब राजनीति के हम समझने के लायक हुए, तो ये समझ में आया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के लिए बेहतर कर सकता है। इसी क्रम में 2000 में हमने पहला जनपद का चुनाव लड़ा। तब थोड़ी विसंगति थी मेरे साथ, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ डूमर कछार के जिस वार्ड में, वो क्षेत्र भी मेरे निर्वाचित क्षेत्र में नहीं था। लगभग 7 वार्ड जो ग्राम पंचायत के डूमर कछार के थे वो, और 7 वार्ड डोला के, वो मिला के एक जनपद क्षेत्र था। और हमने जब चुनाव लड़ने की ठानी, तो इस बात को लेकर ठानी कि युवा को भी राजनीति में आना चाहिए, और सक्रिय भागीदारी के रूप में उसको समाज के विकास में अपनी सहभागिता देनी चाहिए। इसी क्रम में मैंने पहला चुनाव जनपद का 2002 में लड़ा, और जनता के आशीर्वाद से मुझे उस चुनाव में सफलता भी मिली। पर उस चुनाव को लड़ने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा अनुभव आया कि ये कोल माइंस का क्षेत्र था, और कोल माइंस का क्षेत्र होने के नाते जो राज्य सरकार के जो विभाग हैं, उन विभाग में स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बहुत बखत नहीं होती है, उनकी बहुत पूछ परख नहीं होती है, और जनता के लिए बहुत कुछ करने के लायक भी वो नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, चूँकि जैसा विश्वकर्मा जी ने बताया कि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, तब तक आरटीआई एक्ट भी आ गया, और मेरा सौभाग्य था कि मैं आरटीआई एक्ट के जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उस ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर था। जब ये एक्ट लागू नहीं हुआ, उसके पहले मध्य प्रदेश में भी जो CHRI संस्था इसको एक ड्राफ्ट कर रही थी, उस संस्था में मैं एक मेंबर के रूप में था। और सूचना के अधिकार के प्रयोग के कारण हमारी बहुत सारी खबरें जो हम पहले लिखते थे, सूत्रों से मालूम चला या अनुमान के हिसाब से, तो वो हम पहले आरटीआई से निकालते थे, और आरटीआई से निकालने के बाद खबरों को जब लिखते थे, तो उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि इस छोटे से ग्राम पंचायत की जो खबर है, या यहाँ से लिखने वाला एक पत्रकार जब अपनी कलम से लिखा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, वाशिंगटन पोस्ट, द हिंदू, अमर उजाला, डीडी न्यूज़, ऐसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैनरों में भी यहाँ की क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उजागर किया गया। ये सूचना के अधिकार के कारण संभव हो पाया। सवाल आपका था कि कौन कौन से चुनाव आपने जीते। तो जब मैंने पहला जनपद चुनाव जीता, तो उस समय वित्तीय पावर कुछ भी नहीं था, लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा थीं, और काम भी बहुत नहीं था, क्योंकि हमको लगा ही नहीं, पता नहीं चला कि हमारे पास क्या पावर है, क्या अधिकार है। तो उस समय कोल माइंस की जो क्षेत्र की समस्याएं थी, मजदूरों का शोषण, तो हमने मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, और ठेका श्रमिकों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया, और चाणक्य ट्रांसपोर्ट कंपनी जो यहाँ पे कार्यरत थी, उनके मजदूरों को न्याय दिलाया, और लगभग ये मामला हाईकोर्ट तक गया, और उन 40 मजदूरों को हमने उनको उचित न्याय दिलाया, और उनको फिर कोर्ट के माध्यम से उनको राशि हमने दिलवाई। उसी दरमियान वर्ष 2002 और 2003 में पूरे कोल माइंस के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से CMPF की दलाली बढ़ी थी,
और दलाली का आशय मेरा ये है कि लोन लेना उसका अधिकार था जो श्रमिक था, लेकिन बीच में जो CMPF लोन के माफिया थे वो यदि 2 लाख का लोन दिलाते थे तो 20 लाख रुपए उनसे निकाल लेते थे। और मैं ऐसा मानता था कि जब वो 20 साल बाद वो रिटायर होंगे श्रमिक, तो जो राशि आज लोन पे निकल गई तो वो करीब 50 लाख रुपए घाटा उनको होगा। तो ऐसा CMPF कमिश्नर मिस्टर केशव साहब थे, AK केशव साहब, मैं जबलपुर में उनसे जाके मिला, मैंने सारी बात बताई, तो उन्होंने ये कहा कि प्रस्ताव हमारे पास आएगा, श्रमिक का लोन देना हमारी मजबूरी है। तो मैंने कहा सर प्रस्ताव आएगा तो आप श्रमिक को ये जागृत कराइए कि उसको कितना घाटा होने वाला है 20 सालों बाद। तो वो समझे बात को और उन्होंने उस समय पूरे SCCL के सारे GM को पत्र लिखा और एक चार्ट बना के लिखा कि ये घाटा होता है लोन देने से। उस समय ये लोन माफिया भी निष्क्रिय हुए, मुकदमे भी कायम हुए और लोन पे अंकुश भी लगा। इसका दूसरा विकल्प जो दलाल थे उनने निकाला, सेंट बाई योजना। सेंट्रल बैंक में स्कीम आती थी कि फ्रिज, टीवी, कूलर दे दो और लाखों रुपए श्रमिकों के निकाल लो। हमने उस मामले को भी बहुत तेज़ी से उठाया और सेंट्रल बैंक के उच्च अधिकारियों से बात किया। राजनगर, रामनगर शाखा में ये दलाली खूब चलती थी, बिजली में चलती थी। शाखा प्रबंधक डिसमिस हुए, कैशियर भी डिसमिस हुए और फिर इस दलाली पे भी रोक लगी। तो जब ये सेवा कार्य करते करते मुझे महसूस हुआ कि पत्रकारिता के साथ में निर्वाचन का भी एक बड़ा महत्व है। फिर चूँकि हमारी सीट ट्राइबल हो गई जनपद की, मैं चुनाव फिर दोबारा नहीं लड़ा, पर हमारे ग्रुप के जो साथी थे हमने उनको चुनाव लड़ाया और वो विजयश्री प्राप्त करते गए। इन्हीं सब के बीच में 2015 में इस डूमरकछार ग्राम पंचायत में चूँकि सीट ट्राइबल है, आदिवासी है सरपंच की, तो छोटे भाई ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे चुनाव लड़ना है भैया। तो मैंने कहा उप सरपंच का सीट ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो पाएगा, बाकी तो सीट तो ट्राइबल है। तो बोले भैया कोई बात नहीं। तो हमने वो पंच के रूप में निर्वाचित होके आए और हमने उनको उस समय भी अपनी जो राजनीतिक हमारी समझ है, सोच है या क्षेत्र में जो व्यवहार है, जनता का आशीर्वाद है, तो उस वक्त भी हमने छोटे भाई को निर्विरोध पार्षद बनाया था, क्षमा चाहूँगा, निर्विरोध उप सरपंच बनाया था। तब 20 वार्डों में से 19 वार्डों के पंचों ने हमें समर्थन दिया था। इसी क्रम में समय बीतता गया, नगरीय निकाय की घोषणा हुई, सरकार चेंज हुई। उनने कहा कि अब नगरीय निकाय जो नए बनने हैं वो समाप्त किए जाते हैं। फिर भाजपा की सरकार आई और इस प्रकार से प्रथम निर्वाचन जब नगर परिषद डूमरकछार में हुआ तो 15 वार्ड हो गए, जो ग्राम पंचायत के 20 वार्ड थे। और मुझे जनता और यहाँ के जो प्रत्याशी थे उनके आशीर्वाद से पहले तो मैं निर्विरोध पार्षद के रूप में निर्वाचित हुआ और बाद में निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित हुआ। यह जनता और क्षेत्र के लोगों का स्नेह और प्यार ही था जो मुझे यहाँ तक इस जगह पे बैठाया। तो आपका सवाल था कि आप कौन कौन से चुनाव लड़के आए हैं, तो पहला मैंने जनपद चुनाव डायरेक्ट जीता और अभी मैंने पार्षद और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जीता। क्षेत्र के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है, आपको भी पता है, बीच में हाल फिलहाल जब CM साहब का कार्यक्रम था तब आपने कुछ लिखा कि क्षेत्र को लेकर के क्षेत्र की जनता राह देख रही है। तो इन स्थिति परिस्थितियों से जो है तो कैसे जूझा जा सकता है, कैसे क्या हो सकता है, इसमें आपकी विचारधारा क्या है? देखिए, हमारा क्षेत्र जो है वो कोयलांचल क्षेत्र है और लगभग मिनी भारत भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म, जाति और विशेष क्षेत्रों के लोग यहाँ रहते हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, आंध्रा हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो। क्योंकि कोल माइंस का एरिया है तो रोज़गार की तलाश में आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले हमारे जो अभिभावक थे वो यहाँ पे आए थे और इसी कारण से यहाँ पे सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। लेकिन जब कोयला का राष्ट्रीयकरण हुआ तो राष्ट्रीयकरण के बाद मज़दूर पहले ठेके पे यहाँ पे रखे जाते थे, माइंस को जो है मैनुअली तरीके से माइंस को खोला जाता था। आज मशीनों से माइंस खुलने लगी, लोग रिटायर होने लगे, जिनकी भर्तियाँ लास्ट जो कोल माइंस की भर्ती है लगभग वो अपन टेक्निकल छोड़ दें, ITI और डिप्लोमा BE छोड़ दें, तो एक मज़दूर की भर्ती लगभग 84 के आसपास के बाद फिर नहीं हुई है। तो ऐसे जितने लोग जो 84 भर्ती हुए, अगर उनकी उम्र उस समय 20 साल थी तो अब 2024 उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी, तो मतलब वो सेवानिवृत्त हो गए। तो जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया तो अब यहाँ पे ऐसी कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई निजी ज़मीन नहीं है कि वो ख़रीद के अपना मकान बनाए और यहाँ रह जाए।
तो मजबूरी में उसे यहाँ से कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा। दूसरी बात कि जब वो यहाँ से जाना पड़ रहा उनको, तो उनके जो आश्रित हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो भी अपने पिता के साथ कहीं जा रहे हैं या कहीं ना कहीं वो पढ़ लिख के रोज़गार पे चले गए। तो कहने का मतलब कि ये क्षेत्र जो हमारा है वो पलायन की ओर लगातार बढ़ रहा है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कोल माइंस भी लगातार बंद हो रहे हैं, और अगर चल भी रहे हैं तो बहुत सारे कोल माइंस में अब ठेकेदारी प्रथा चालू हो गई है। तो जो नियमित कर्मचारी थे अब वो नहीं काम कर रहे, ठेकेदार के मजदूर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का जो इकोनॉमिक स्तर था, जो एक क्षेत्र की जो आर्थिक समृद्धि थी, वो अब कम हुई है। इसलिए भी लोग पलायन की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पे रोज़गार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ युवा, पढ़ा लिखा युवा रोज़गार में इंगेज हो सके। इसलिए भी पलायन बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इसका कुछ समाधान भी होना चाहिए सर, क्योंकि देखिए जो स्थितियां हैं ऐसे में तो फिर पूरा क्षेत्र ही खाली हो जाएगा। और यहाँ पर जो कहा जाए कि देखिए जनप्रतिनिधि बनने की यहाँ पर चुनाव लड़ने वालों की पूरी होड़ लगी हुई है, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन आज सवाल जब यहाँ पर मुद्दों पर है कि इस क्षेत्र के लिए कौन क्या करेगा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर कि आपको मान लीजिए एक अवसर मिला, आप यहाँ पर जैसे अभी छोटे इसमें परिषद के अध्यक्ष हैं, एक मौका मिला आपको कि विधायक बनने का, तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे प्राथमिकता से क्षेत्र के विषय को लेकर के? क्योंकि कोतमा विधानसभा क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र है नहीं, और यहाँ पर जो है तो कई सारी गतिविधियाँ हैं, कई सारी कंपनियाँ आते आते रह गए, पता नहीं क्या क्या माजरे थे यहाँ पर, उनके लिए आप कैसा प्रयास करेंगे? देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि विधायक का मौका मिला, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मैं विधायक की दौड़ में शामिल नहीं हूं। मैंने अपना बायोडाटा रिज्यूम जो भी आज चल रही होड़, मैंने अभी तक बनाया ही नहीं है, ना मैंने कहीं अपने अधिकारी के ऊपर कहीं किसी को दिया है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र की चल रही है, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में जो भाजपा संगठन चल रहा है, तो इसमें चौमुखी विकास होगा क्षेत्र का। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। हम ये नहीं कह सकते कि हमसे पहले के जनप्रतिनिधियों ने कोई विकास नहीं किया, या वो उस पर टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो विकास जिसने जहाँ तक किया है, उसके आगे का क्या और विकास हो सकता है, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। आपने जो एक बात कही कि रोज़गार या उसके क्या अवसर हैं, तो इस बात को इस तरीके से आपको समझना होगा कि नगर परिषद डोला, बनगांवा और डूमर कछार, ये कोलांचल क्षेत्र की नई निकाय हैं, नवगठित। अब इन निकायों में मुख्य रूप से कोयले की जो उत्पादन है उसी पर निर्भर था। तो आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल या 60 साल पहले भी जब कल्पना की गई, तो ज़मीनों का जो अधिग्रहण हुआ और जो लीज ली गई, वो इन्हीं बातों के लिए ली गई कि हमको कोयला उद्योग यहाँ चलाना है। अब ऐसे में जो निजी भूमियाँ थी वो भी अधिग्रहित हो गई, जो शासन की भूमियाँ थी वो भी लीज पे ले ली गई। तो अब ऐसी कोई ज़मीन बची ही नहीं जिस पे कोई चाहे भी तो निवास कर ले। अब इसका दुष्परिणाम ये हो रहा कि रिटायर होने के बाद लोगों को जाना पड़ रहा। दूसरी बात, हमारे निकाय में या कोल माइंस की निकायों में अभी तक सरकार की बिजली नहीं पहुंची है। बिजली ना पहुंचने की वजह सरकार पे हम कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोल माइंस का एक दायरा है और कोल माइंस की एक ड्यूटी और दायित्व है कि CSR कोटे से, कम्युनिटी विकास के कोटे से पानी, शिक्षा, बिजली, ये सब व्यवस्थाएं करनी हैं। तो ऐसी चीज़ें हमारी चल रही थी। अब हम कोई रोज़गार की जब भी बात करते हैं, बहुत बड़े रोज़गार की बात करते हैं, कोई फैक्ट्री की बात करते हैं कि हम क्षेत्र में रोज़गार देंगे, तो पहले सरकार पूछती है आपके पास ज़मीन खुद की कहाँ है, तो सारी ज़मीनें तो लीज पे हैं या अधिग्रहण पे है। पूछती है आपकी बिजली खुद की कहाँ पे है, तो हमारे पास बिजली हमारी खुद की नहीं है। तो इन कारणों से हम औद्योगिक क्षेत्र के नाते तो हम बहुत समृद्ध हैं, लेकिन हम अगर भविष्य के लिए कोई इंफ्रा को डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके सहारे हम उस नींव को बड़ा कर सकें। तो मुझे इन विपरीत परिस्थितियों में ये लगता है कि बहुत छोटे छोटे चीज़ों को हम रोज़गार के रूप में डेवलप करके, जो स्थानीय निकाय हैं, किसी एक छोटे रोज़गार से हम 10 लोगों को जोड़ें, दोना पत्तल हो, या आज गौ कास्ट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनसे हो, या हमारा जो क्षेत्र है वन संपदा से है, छोटे छोटे वन संपदाओं की चीज़ों को एकत्रित करके हम एक छोटे उद्योग के रूप में उसको विकसित करें। हम पहले तो ये प्रयास करें कि 10, 20, 50, 100 लोगों को रोज़गार मिले। उनको देख के क्षेत्र के लोग और प्रेरित हो कि हमें रोज़गार की ओर आगे बढ़ना है, और क्षेत्र के आसपास के जो निकाय हैं या जो ज़िले के और जो निकाय जहाँ ऐसी विसंगतियाँ हैं वो भी आगे बढ़ें। बहुत बड़ा परिवर्तन
मुझे लगता है कि बहुत बड़े काम से नहीं आएगा, छोटे छोटे सामूहिक प्रयासों से भी हमें ये प्रयास करना चाहिए। एक छोटा सा सवाल मेरा और है आपसे कि जब आप परिषद के अध्यक्ष बने तो इस परिषद में जो है तो मैं आज कई सारी चीज़ें देख रहा था, जी। कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी और कई सारी जो हैं तो प्लस पॉइंट की बातें थी, क्योंकि अभी तक हमने शहडोल संभाग में कहीं भी ऐसी परिषद नहीं देखी जहां योजनाओं को बराबर जो है तो मार्क करके रखा गया हो, बैनर पोस्टर के माध्यम से वहां पर लगाया होगा ताकि लोगों को, आने जाने वालों को समस्या ना हो। ये प्लान आपके दिमाग में आया कैसे? देखिए, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं, एनजीओ से जुड़े हैं, प्रेस से जुड़े हैं, और स्वाभाविक है कि जब हम इन कई सारे दायित्वों का जब निर्वहन करते हैं तो समाज में हमारी एक अच्छी छवि बनती है। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मुझसे या मेरे पार्षदों से यदि कोई जनता किसी बात को लेकर नाराज़ है या उन्हें लगता है कि हमको परिषद कार्यालय में जाके हमको इन लोगों से नहीं मिलना है, लेकिन हमको योजना के बारे में समझना है, तो हमने एक व्यवस्था बनाई कि हमारी परिषद की जो बाउंड्री है उनके दोनों तरफ फ्लैक्स लगा दिए जाए। जितनी हमारी योजनाएं हैं उसके सारे योजना के मापदंड क्या हैं, उसको लेने की पात्रता क्या है। अगर आपको परिषद से कोई विरोध है, परिषद के निकाय के निर्वाचित लोगों से कोई विरोध है, आपके मन में कोई ईगो है कि भाई हमको इनसे बात नहीं करनी है, तो आप बेशक बात मत कीजिए। उन योजनाओं का आप अध्ययन कीजिए, उनके पैरामीटर में आप जो आते हैं, हमारा जो कर्मचारी का अमला है उनसे आप मदद लीजिए। और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएँ गरीबों के लिए हैं वो 100% योजनाओं का लाभ उस गरीब जनता या ज़रूरतमंद जनता को मिले। आखिर सरकारें योजनाएं बनाती किस लिए हैं? वो इसीलिए बनाती हैं कि ज़रूरतमंद तक योजनाएं पहुँचे। तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मेरे थोड़े राजनीतिक विरोध के कारण, क्योंकि जो योजना बनती है वो किसी दल को देख के नहीं बनती है, भाजपा को देख के नहीं बनती है, कांग्रेस को देख के नहीं बनती है। वो सारी योजनाएँ जो बनती है वो एक इंसान के लिए बनती हैं, एक नागरिक के लिए बनती हैं और उस देश और प्रदेश की जनता के लिए बनती हैं। इसी उद्देश्य को लेके मैंने ये ऐसी एक व्यवस्था बनाई और हमने फ्लैक्स बैनर तो लगाए ही, साथ में हमने अपने नगर परिषद में एक हेल्प डेस्क भी बनाया है और हम 3 कर्मचारी वहाँ बैठाते हैं। हमने लिखा है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कोई भी नागरिक आके जो योजना समझना हो, जो चीज़ें समझनी हो, वो सारी चीज़ें वो हमारे कर्मचारी समझ सकता है और हमारे कर्मचारी निःशुल्क सारी चीज़ों को वहाँ पे करते हैं, कोई इसकी फ़ीस नहीं है और वो उन योजनाओं का लाभ लेते हैं। और इसी बात का मुझे बहुत गर्व भी है कि मेरी नगर परिषद क्षेत्र की जनता बहुत संतुष्ट है और हम 100% योजनाओं का यहाँ पे क्रियान्वयन कर रहे हैं। आपके परिषद के द्वारा जो है तो एक मुख्य मार्ग का पता चला जो कि बहुत शॉर्टकट है। कहा जाए कि अगर हम यहाँ से आमाडांड अगर पहुँचना चाहें आपकी परिषद के माध्यम से तो डायरेक्ट यहाँ से हम पहुँच सकते हैं, लेकिन उस मार्ग में विघ्न क्या आ रहा है मैं ये जानना चाहूँगा। उस मार्ग के लिए आप भी सतत प्रयासरत हैं कि किसी भी तरह वो बने। देखिए, नगर परिषद डूमर कछार जो है, अगर चिरमिरी पेंड्रा मार्ग जो है उससे जुड़ जाए लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। ये बहुत शॉर्टेस्ट रूट है और जब मैं जनपद सदस्य था तब भी मैंने ये बात उठाई थी और उस समय 2003-04 में एक सर्वे हुआ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उसमें काम भी चालू हुआ, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के अड़ंगेबाजी के कारण थोड़ा सा काम होने के बाद वो काम रुक गया। अब हम जनप्रतिनिधियों को या सरकारों को यह सोचना भी पड़ेगा कि वह एक सड़क का काम नहीं रुका, वो हमारे इस क्षेत्र के विकास का काम रुका। जो सड़क 20 साल पहले बननी थी वो सड़क आज भी नहीं बन पा रही है जंगल विभाग के अड़ंगेबाजी के कारण। यदि वो सड़क बन जाती तो हमारा डूमर कछार, पेंड्रा, बिलासपुर, अनूपपुर, कोतमा और मननगढ़ जो बगल का जो छत्तीसगढ़ का जो ज़िला है, दूरी कम हो जाती तो कई बसें यहाँ से गुजरने लगती, कई आवागमन के साधन बन जाते, तो छोटे छोटे व्यापार और व्यवसाय भी चलने लगते। पर मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा कि सरकारी कामों में सरकारी विभाग ही बहुत बाधक बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम जनप्रतिनिधि इन चीज़ों को लेकर एक छटपटाहट सी महसूस करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आखिर ये चीज़ें जो सरकार के लोग ही सरकारी चीज़ों को रोकते हैं तो इससे इनका क्या फ़ायदा होना है। तो बहुत समझने के बाद मैं ये समझता हूँ कि हर विभाग अपने अपनी ताकत को दिखाना चाहता है, उस ताकत को दिखाने में जनता और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो पिसते हैं। ऐसा ही एक मामला मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा जाति के लोग हमारे वार्ड क्रमांक 1 डूमर कछार गाँव में रहते हैं। आज से 10 साल पहले सामुदायिक पट्टा उन्हें वन विभाग के द्वारा, कलेक्टर महोदय के द्वारा, एसी ट्राइबल के द्वारा उनको सामुदायिक दावा के तहत पट्टा दे दिया गया, भूमि अधिकार दे दिया गया। जब ग्राम पंचायत से संपत्तियों का स्थानांतरण नगर परिषद में हुआ तो वो चीज़ें सब हमें मिल गई। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय
मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के तहत बहुत सारे फंड दे रहे हैं कि नगरीय निकायों का विकास हो। अब जो पट्टा हमें मिल चुका है उसमें भी जंगल विभाग डीएफओ अड़ंगा लगा रहा, जिसका हम टेंडर भी कर चुके हैं। 70 लाख रुपए की सड़क है, लगभग 1 किलोमीटर की सड़क है, और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस सड़क को दिया है। अभी बीते दिनों शहडोल में, अनूपपुर में उसका लोकार्पण भी किया है। इसके बावजूद वन विभाग उस सड़क को रोक रहा है कि आप इसकी अनुमति लीजिए। सवाल ये उठता है कि जो अनुमति हमें 10 साल पहले मिल गई है तो उसकी अनुमति हम दोबारा क्यों लें, और ले तो किस नियम से लें। तो इस तरह से क्षेत्र के विकास में कहीं ना कहीं सरकारी जो विभाग हैं वो भी अड़ंगेबाजी पैदा करते हैं। ये मैं बहुत खुले मन से कह रहा हूँ। बड़ी विडम्बना है ये सब विभागों को लेकर के, कहीं ना कहीं पर इनकी तानाशाही अलग चल रही है। और एक अंतिम मेरा प्रश्न है कि अब आपसे मैंने कहा कि आप विधानसभा को लेकर के तो आपने नकार दिया। मेरा एक अंतिम सवाल यहाँ पर यह है कि जनप्रतिनिधि विधायक के तौर पर आप कैसा चुनना चाहेंगे और किस तरह के जनप्रतिनिधि जो है तो क्षेत्र को देना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है, और भाजपा का लहर का आशय ये है कि अगर मैं कोतमा विधानसभा की बात करूं तो हमारा प्रत्याशी कोई व्यक्ति नहीं होगा, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल जो निशान है वो होगा, और हम बहुत बड़े मतों से इस बार विधानसभा चुनाव को जीतेंगे। हमारा प्रत्याशी व्यक्ति के रूप में कोई भी हो, कमल छाप को हम विजयी बनाएंगे। ये हम लोगों ने मन बनाया है और जनता का आशीर्वाद भी हमें इस बार मिलेगा। 2 बार के चुनाव जो हम निर्वाचित नहीं हो पाए किसी कारणों से, तो वो एक इत्तेफाक ही कहा जाएगा। 2000 का जो चुनाव था वो हमने लगभग 1849 वोटों से जीता था, तब कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। 2013 में हम बहुत नज़दीक चुनाव के थे और लगभग 1546 मतों से हम चुनाव हार गए। पर उस चुनाव की एक विशेषता आप देखिए कि जितने वोटों से भाजपा चुनाव हारी थी, यानी 1546 वोटों के लगभग, और 1784 वोट सिर्फ नोटा में गए थे। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी, पार्टी या कोई भी ऐसा तालमेल बना होगा जिससे विसंगति आई थी, पर ये बहुत बड़ा अंतर नहीं था। हम पूरे कोतमा विधानसभा में चुनाव हर मतदान पे जीते थे। कोतमा नगर पालिका क्षेत्र में ही हमें हार का सामना करना पड़ा था। रही बात 2018 के चुनावों की, तो उस चुनाव में थोड़ी विसंगति आई और हम लगभग 11,000 कुछ वोटों से चुनाव हारे। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि जो 1700 कुछ वोट नोटा में 2013 में गए थे, वही 2018 के चुनाव में मात्र 400 कुछ वोट गए। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी या जो भी निर्णय हुए होंगे पार्टी की ओर से कोई विसंगति हुई होगी। अब ये सारी विसंगतियों को भूल के कोतमा विधानसभा के सारे जो हमारे नेतागण हैं, और हम जनता से ऐसा आग्रह कर रहे हैं, या हमारी जनता भी सब समझदार है, सब जानती है कि जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो पूरे विश्व में भी तहलका बिल्कुल मचाए हुए हैं, और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी बहुत जनता के लिए रात दिन एक करके काम कर रहे हैं। और लाडली बहना योजना जो हमारे प्रदेश में लागू हुई है, तो ये एक क्रांतिकारी योजना है। महिलाओं के बहुत सारे छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, जो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, कुछ किताबें नहीं खरीद पाते थे, उनके जो अपने छोटे छोटे इशू होते थे, उन इशू को वो अब सरकार पूरा कर रही है, और ये राशि कुछ बढ़ने की संभावना भी है। तो एक बहुत अच्छा माहौल है, और हम ये बड़े विश्वास और दावे के साथ कह सकते हैं कि कमल का निशान ही हमारा प्रत्याशी है, और कमल के निशान को ही विजय मिलेगी, और कोतमा ही नहीं, हम पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। ऐसी मेरी जनता से आग्रह भी है, और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा भी। आपके यहाँ का एक छोटा सा इशू फंसा हुआ है शायद वर्करों को लेकर के, इसके लिए आप सतत प्रयास हैं कि उनके वेतन भुगतान हो जाएं, क्योंकि लगभग देखा जा रहा है इससे पहले से लेकर के आज तक की जो स्थितियाँ, कहीं ना कहीं पर कुछ वर्करों की पेमेंट फंसी हुई है आज भी। इसके लिए कैसा प्रयास है आपका? देखिए, 2 तरह की बातें हैं। एक जो मास्टर कर्मी थे हमारे, जब निकाय का गठन नहीं हुआ था तो 2021 के मार्च और अप्रैल का इनका वेतन भुगतान बचा हुआ था। हमने वरिष्ठ कार्यालय जेडी ऑफिस को संज्ञान में लेके जितने भी कर्मचारी थे उनका हमने वेतन दे दिया है। एक भी रुपए किसी कर्मचारी का हमारे निकाय के ऊपर आज बकाया नहीं है। ये हमने मास्टर के मामले में किया है। एक दूसरा मामला है जो सिविलियन का मामला है, जिसमें हमारे निकाय के कर्मचारी
को वेतन अभी नहीं मिला है। तो ये मामला चूँकि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में है और पहले इन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया था, फिर ये स्टे पे आए और अभी सेवा कर रहे हैं। वेतन के लिए भी मामला न्यायालय में चल रहा है। जैसा कोर्ट का न्यायालय का आदेश होगा वैसा निकाय या सरकारें इसको मानेंगी, पर अभी वेतन बकाया के मामले में हमारे निकाय में किसी का बकाया वेतन नहीं। अच्छा, मतलब ये जो दूसरा पहलू है सिर्फ इस पे जो है तो गाड़ी का अटकी हुई है, चूँकि मामला न्यायालय में है, अब में। न्यायालय के आदेश के ऊपर ही सारे चीज़ निर्भर है और हम सब जो स्थानीय निकाय हैं न्यायालय से बढ़ के तो कोई भी नहीं है इस देश में, तो इसलिए भी उनका मामला अभी क्लियर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और ये जो चर्चा थी हमारी, इस चर्चा को लेकर के जो खास तौर पर जो हमारे क्षेत्र का मुद्दा है, क्योंकि क्षेत्र के मुद्दे को लेकर के अगर कोयलांचल नगरी की बात करें तो वाकई में यहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय है। और जो भी हमारे यहाँ के छोटे बड़े या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक होने वाले प्रत्याशी अभी जो मैदान में हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं पर इन सब चीज़ों को लेकर के प्रयास करना चाहिए। तो चलिए, इसके साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।